हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर 2 जो था हमारा, तो उसका बेलेनोग्लोसिस कंप्लीट करेंगे। एंड इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये सेकंड पार्ट में हम बेलेनोग्लोसिस को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन। किंगडम है इसका एनिमेलिया, फाइलम है कॉर्डेटा, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, क्लास है इसकी एंट्रोप्स्ट्यूस्टा, फैमिली है इसकी टाइकॉर्डेरिया, जीनस है बेलेनोग्लोसिस। उसके बाद ए हेमिकॉर्डेट कॉमनली कॉल्ड एज एकोनबोम। ये हेमिकॉर्डेट है जिसमें हाफ हेमी का मतलब हाफ कोर्डेट वाले कैरेक्टर पाए जाते हैं। उसको एकोनवॉर्म सामान्यतः एकोनवॉर्म बोला जाता है। उसके बाद है नोटोकोड प्रेजेंट ओनली इन हेड रीजन। जो नोटोकोड होगी वो हेड रीजन में इसकी प्रेजेंट होगी। इटरेटिव और इसका मतलब होता है मृत जैव खाने वाले, जो मृत जीवों को खाने वाले होते हैं। अब इसका हैबिटेट एंड हैबिट। सबसे पहले इसका डायग्राम देख लीजिए। इसका डायग्राम है बेलेनोग्लोसिस। ये ऊपर इसका इस तरीके का पार्ट है, ये इसे प्रोबोसिस बोला जाता है। उसके बाद जो प्रोबोसिस और कॉलर को जोड़ने वाली जो एक होता है उसे कहते हैं कॉलरेट, ये कॉलर। उसके बाद ये जो दो हैं ये होते हैं ब्रैंकियल क्लेफ्ट्स। उसके बाद ये हैं ये फर से निकले हुए हैं, इन्हें कहते हैं जेनाइटल विंग्स। नेक्स्ट है इसका ये रीजन हो गया हिपैटिक सीकी, और फिर ये वाला रीज़न है इसका हिपैटिक रीजन। उसके बाद ये पोस्ट हिपैटिक रीजन, ये पीछे वाला, और उसके बाद आती है एनस। ये इसका डायग्राम है। इस तरीके का कुछ होता है यू शेप का बेलेनोग्लोसिस। अब इसकी हैबिट एंड हैबिटेट देख लेते हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भौगोलिक वितरण। तो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्व भर में सभी जगह पे पाए जाते हैं, कहीं भी। ठीक है। उसके बाद है हैबिटेट। हैबिटेट मतलब आवास, कहाँ पर रहते हैं। मेराइन वाटर में रहते हैं। मेराइन का मतलब होता है समुद्री पानी, खारा पानी। हल्के पानी में रहते हैं जो आमतौर पर 15,000 फीट तक गहरे होते हैं। आवास इनका ट्यूबिकोलस, अर्थात ये यू के आकार के ट्यूबों में रहते हैं। इनका घर जो होता है वो यू के आकार का होता है, क्योंकि ये खुद यू के आकार के होते हैं, तो ये ऐसे आवासों में रहते हैं। उसके बाद है हैबिट। हैबिट है इनकी सैंडी वाटर, रेतीले पानी में खोदने के लिए अनुकूलित होते हैं। ये धीरे धीरे अपने शरीर के पिछले हिस्से से खोदते हैं और रेत में ट्यूब बनाते हैं। इसकी खोदने की क्षमता नरम प्रोपोजिशन पर आधारित होती है, यानी कि पानी में खोदते रहते हैं। इस तरीके का अपना एक घर बना लेते हैं खोदते खोदते। तो खोदने की क्षमता जो होती है वो इसकी इनकी प्रोपोजिशन पर आधारित करती है, नरम प्रोपोजिशन पर। उसके बाद है बेलेनोग्लोसिस गीगस। ये बेलेनोग्लोसिस की एक प्रजाति है। ये ब्राज़ील में पाई जाने वाली सबसे बड़ी प्रजाति कही जाती है बेलेनोग्लोसिस गीगस। इनका आकार क्या होता है, इनकी लंबाई लगभग 2.5 फीट यानी कि 76 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसे टंगवॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रोबोसिस जो होता है वो जेनाइटल विंग्स गाय की जीभ के समान दिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे इन्हें टंगवॉर्म भी बोला जाता है। नेक्स्ट है फीडिंग हैबिट एंड रेस्पायरेशन। तो ये एक ट्यूबिकोलस एनिमल है जो माइक्रो एनिमल ज़ूप्लैंक्टन्स पर निर्भर करते हैं या फीड करते हैं। ट्यूबिकोलस एनिमल है यानी कि ट्यूब में रहने वाले हैं। उसके बाद है ये माइक्रो एनिमल्स पर यानी कि ज़ूप्लैंक्टन पर निर्भर करते हैं या फीड करते हैं। उसके बाद है ये फिल्टर फीडिंग प्रक्रिया द्वारा भोजन करते हैं। फिल्टर फीडिंग प्रक्रिया मतलब जिसमें खाना आता है और ये इनके अंदर जो ये लगे होते हैं तो वो उसको छानते जाते हैं। जो खाना इनके लिए होता है वो ये रख लेते हैं, बाकी का ये बाहर निकाल देते हैं। तो ये फिल्टर फीडिंग प्रक्रिया होती है। जब पानी ट्यूब के आगे से अंदर जाता है तो ये अपना मुंह खोलते हैं और भोजन कणों को ग्रहण करते हैं, जबकि अनावश्यक पदार्थों को फिल्टर आउट कर देते हैं। उसके बाद है जब पानी ट्यूब में जाता है तो गिलपोर्स में प्रवेश करता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है। उसके बाद है इसकी डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ बेलेनोग्लोसिस। इनकी लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर से 2.5 मीटर तक। शरीर का आकार कृमि जैसा।
नरम और लचीला 3 भागों में विभाजित होता है। सबसे पहला एंटीरियर पार्ट होता है जो प्रोबोसिस होता है, उसके बाद मिडल पार्ट कोलर जो फनल जैसा होता है, उसके बाद होता है पोस्टीरियर पार्ट जो ट्रंक सिलेंड्रिकल और 3 क्षेत्रों में विभाजित होती है। ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो भी 3 पार्ट में विभाजित होता है, 3 क्षेत्र होते हैं उसके। एक तो होता है ब्रांकियोजेनाइटल रीजन, दूसरा हिपैटिक रीजन और तीसरा होता है एब्डोमिनल रीजन। नोटोकॉर्ड एक छोटा डाइवर्टिकुलम द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और डेवलपमेंट होता है इसका टॉर्नेरिया लार्वे द्वारा। उसके बाद है लोकलाइजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन को जो है वो स्थान कहाँ कहाँ पे है, जैसे प्रोबोसिस। प्रोबोसिस कंटेन्स हार्ट वेसिकल, सेंट्रल साइनस हृदय वेसिकल्स को जोड़ता है एंड सेंट्रल साइनस जो होता है वो, एंड बकल डाइवर्टिकुलम प्रोबोसिस और सिलोम को बाहरी वातावरण से जोड़ने वाला छिद्र है। उसके बाद है कार्य। प्रोबोसिस क्या कार्य करता है, हेल्प्स इन स्टोर फूड। बकल डाइवर्टिकुलम इसमें एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। उसके बाद है हार्ट वेसिकल एंड सेंट्रल साइनस जो ब्लड को पंप करते हैं। उसके बाद है प्रोबोसिस पोर जो एक्सक्रीशन और सिलोम एक्सक्रीशन का काम करते हैं और सिलोम ओपन्स टू द एक्सटीरियर। इनके द्वारा सिलोम जो होता है वो बाहर की तरफ खुलता है। नेक्स्ट है सीलोम। सीलोम क्या होता है, इट कंटेन्स माउथ एंड कोलर सीलोम। इसमें स्थित सीलोम का पार्ट होता है कोलर। इट कंटेन्स माउथ, ये माउथ कंटेन करता है एंड कोलर सीलोम, तथा कोलर पोर की हेल्प से डोर्सल सरफेस पर ओपन होता है। नेक्स्ट है ट्रंक। इट कंटेन्स फेरिक्स गॉड्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो हिपैटिक रीजन। नेक्स्ट है ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन। इट कंटेन्स जेनाइटल रिंग विद गर्ड्स, ब्रैंकियल रीजन विद पेयर्ड गिल्स एंड हिपैटिक सीकी। इसका मतलब है इट कंटेन्स जेनाइटल रिंग। जेनाइटल रिंग होता है प्रजनन अंगों को समाहित करना, ठीक है, जेनाइटल रिंग विद गॉड्स। गॉड्स होते हैं जेनाइटल रिंग में स्थित प्रजनन और उत्सर्जन अंग जो उत्सर्जन में मदद करते हैं। ब्रैंकियल रीजन विद पेयर्ड गिल्स श्वसन में मदद करते हैं, ये जो पेयर्ड गिल्स होते हैं। एंड हिपैटिक सीकी जो होती है वो पाचन में उत्सर्जन में मदद करती है। नेक्स्ट है एफिनिटीज़ ऑफ हेमिकोडेट। एफिनिटीज़ का मतलब होता है संबंध। तो विद एनेलिड, एनेलिडा के साथ इसका क्या संबंध है, वॉर्म लाइक सेगमेंट बॉडी। उनकी भी वॉर्म लाइक होती है, इनकी भी वॉर्म लाइक सेगमेंटेड बॉडी होती है। सेगमेंट का मतलब ऐसे, सेगमेंट ऐसे ऐसे अलग अलग, ठीक है। उसके बाद है ट्यूबिकोलस हैबिटेट। मड इंजेशन ड्यूरिंग बोरो फॉर्मेशन। बोरो का मतलब होता है ये जो गुफा सी बनाते हैं अपनी, वो बोरो फॉर्मेशन। मड इंजेशन मतलब मिट्टी अंदर चली जाती है जब अपनी गुफा बनाते हैं, क्योंकि ये खोदते हैं रेतीली मिट्टी को तब अपना घर बनाते हैं। जैसे कि मड इंजेशन ड्यूरिंग बोरो फॉर्मेशन, वह सेवन की गई मिट्टी को मल के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकाला जाता है। जब ये मड इनके अंदर चली जाती है मिट्टी, तो सेवन की गई मिट्टी को मल के रूप में एनएस द्वारा बाहर निकाल देते हैं। वैस्कुलर सिस्टम में आगे की दिशा में रक्त प्रवाह और डोर्सल वाहिकाओं में होता है और पीछे की दिशा में वेंट्रल वाहिकाओं में, ठीक है। नेक्स्ट है हेमिकोडेट लार्वा। पोलिकेट वॉर्म्स के ट्रोपोस्फेयर लार्वा का एक मॉडिफाइड रूप प्रतीत होता है। उसके बाद है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में है गिल स्लिट्स आर एब्सेंट इन एनेलिडा। एनेलिडा में गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। उसके बाद है पेरिड नर्व कोड प्रेजेंट इन एनेलिडा। नेफ्रेडिया एब्सेंट इन टोर्नेलिया लार्वा। प्री ओरल सीलोम एब्सेंट इन ट्रोपोस्फेयर लार्वा। इन ट्रोपोस्फेयर लार्वा ब्लास्टोपोर बिकम्स माउथ। ट्रोपोस्फेयर लार्वा में तो ब्लास्टोपोर माउथ बनता है, वाइल इन टोर्नेरिया लार्वा इट बिकम एनर, और टोर्नेरिया लार्वा में ये एनस बन जाता है। उसके बाद है एफिनिटीज़ विद इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्म्स शो एफिनिटी बिटवीन टू फाइला और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। फर्स्ट है द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लास्टुला इज़ वेरी मच सिमिलर। पहला मेथड जो होगा वो फॉर्मेशन ऑफ ग्लास्टुला, गैस्ट्रुला का जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत सिमिलर होगा इकाइनोडर्म्स का और इनका। एंड उसके बाद है द टोर्नेरिया लार्वा शो वेरी स्ट्रिंगिंग रिसेम्बलेंस। स्ट्रिंगिंग रिसेम्बलेंस का मतलब होता है आश्चर्यजनक समानता।
विद ऑरिकुलेरिया लार्वा एंड स्पेशली विद विपनेरिया ऑफ एस्ट्रीरेडिया। किसके साथ? ऑरिकुलेरिया लार्वा और स्पेशली किसके साथ? विपनेरिया ऑफ एस्ट्रीरेडिया। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एनाटॉमी ऑफ बेलेनोग्लोसिस। बेलेनोग्लोसिस की शरीर विशेषताएं। तो बॉडी वॉल जो होगी वो 3 परतें होती हैं उसमें। सबसे पहली है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर ऑफ टॉल सिलिएटेड एपिथेलियल सेल कंटेनिंग रेटिकुलेट गोबलेट न्यूरोसेंसरी सेल। जो एपिडर्मिस होगी वो सिंगल लेयर सेल है, टॉल सिलिएटेड है, एपिथेलियल सेल है और क्या क्या कंटेन करती है? रेटिकुलेट गोबलेट और न्यूरोसेंसरी सेल्स। उसके बाद है नर्व्स लेयर, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल एंड फाइबर। ये जो नर्व्स लेयर होती है नर्व सेल का एक नेटवर्क होती है और फाइबर का। उसके बाद है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक सॉफ्ट मांसपेशी परत होती है जिसमें प्रोबोसिस और कोलर में वृत्ताकार और लंबवत मांसपेशियां और ट्रंक क्षेत्र में केवल लंबवत मांसपेशी होती है। ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद है बॉडी कैविटी, गुहा कैसी होती है इनमें? ये एंट्रोसिलस सिलोम कहलाती है, एंट्रोसिलस कहलाती है। सिलोम 5 भागों में विभाजित होता है जैसे प्रोबोसिस, कोलर सिलोम और ट्रंक सिलोम। ये भाग सेप्टा नामक पतली दीवारों द्वारा अलग किए जाते हैं, जैसे प्रोबोसिस सिलोम हो गया और कोलर सिलोम ट्रंक सिलोम हो गया। तो इनमें सेप्टा नामक एक पतली दीवार आ जाती है, उनकी दीवारों से ये अलग हो जाते हैं। प्रोबोसिस सिलोम ओपन इनटू एक्सटीरियर बाय मिड डोर्सल प्रोबोसिस पोर। जो प्रोबोसिस सिलोम होता है वो शरीर के बाहर खुलता है, किसके द्वारा? मिड डोर्सल प्रोबोसिस पोर के द्वारा। कोलर सिलोम कम्युनिकेट आउटसाइड। जो कोलर सिलोम होता है वो किसके द्वारा बाहर कम्युनिकेट करता है? कोलर पोर के द्वारा। कोलर पोर पहले गिल पाउच से पोर कैनाल द्वारा जुड़े होते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। गिल पाउचेस से जुड़े होते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद है ट्रंक सीलोम, शरीर की बाहरी भाग से अलग होते हैं। इनमें सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है जो रक्षा व सफाई में मदद करते हैं, जिसमें एमीबियोइड सीलोमेटिक्स होते हैं। अब एंडोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, फर्स्ट है बकल डाइवर्टिकुलम और स्टोमोकोड। तो पहला तो बकल डाइवर्टिकुलम और स्टोमोकोड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है? ये मुख गुहा की अग्रभित्ति से निकलने वाली एक खोखली पूर्व मौखिक विस्तार है। पूर्व मौखिक मतलब कि मुख से पहले की, जो प्रोबोसिस में विस्तार करती है। ये नोटोकोड के समान नहीं है। प्रोबोसिस में ये विस्तार करती है, जाती है, जो कि नोटोकोड के समान नहीं है। उसके बाद है प्रोबोसिस स्केलेटन और बकल स्केलेटन। ये क्या होता है? ये स्टोमोकोड के नीचे स्थित होती है, जो बेसमेंट झिल्ली के मोटा होने से बनी होती है। ये ए के आकार की संरचना होती है, वह मध्य भाग बेसल प्लेट कहलाता है। नेक्स्ट है ब्रैंकियल स्केलेटन, श्वसन कंकाल। सपोर्ट गिल क्लिफ्ट्स को सपोर्ट करता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार्स के रूप में होते हैं। गिल क्लिफ्ट्स क्या होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार्स के रूप में होते हैं, जो बेसमेंट झिल्ली के मोटा होने से बने होते हैं। उसके बाद है फाइगोकॉर्ड। ये कोडल क्षेत्र में एक डंडी जैसी संरचना है जो आंत के वेंट्रल भाग से निकलने वाली मध्य व्युत्पन्न है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मुंह एक वेंट्रल ग्रूव में स्थित होता है जो कोलर और प्रोबोसिस के बीच में होता है, और ओरल कैविटी कोलर में एक विस्तृत नलिका के रूप में स्थित होती है, और फेरिक्स कोलर और ट्रंक के जंक्शन पर शुरू होता है और ट्रंक के आगे के भाग में विस्तरित होता है। इसका लूमन जो होगा वो 2 भागों में विभाजित होता है। सबसे पहला है डोर्सल ब्रैंकियल रीजन, जिसमें गिल क्लिफ्ट्स होते हैं। उसके बाद है वेंट्रल डाइजेस्टिव रीजन, जो भोजन को ईसोफेगस के माध्यम से आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट है इसकी इंटेस्टाइन, और आगे का जो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रैंकियल फेरिक्स, ये सब वगैरह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। एंड पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो डिलीट करनी पड़ी, तो इसीलिए आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।